बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज़ कर लेते हैं और शो के आगाज़ में ही जैसे कि आज वीकेंड है, सभी लोग प्लान करते हैं कि उन्होंने अपना वीकेंड किस तरह से मनाना है। बहुत सारे लोगों ने इवेंट्स प्लान किए होते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहीं जाने का प्लान किया होता है, घर में आपके मेहमानों ने आना होता है। तो अभी मौजूदा सूरत हाल को ज़रूर मैं रिलेट करना चाहूँगी। एहतियात के साथ आप जो भी प्लान कर रहे हैं करें, वीकेंड अपना प्लान करें। बच्चों के स्कूल्स भी हैं अब जो खुलने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, कुछ मसाइल शहर के, कल सारा दिन हमने देखा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव रहा, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान रहे। धरने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दिए गए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी और अब मुज़ाकरात हो चुके हैं, तो धरना भी मौखर हो गया है। खैर, कल की सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ शहर की अहम खबरें और आप तक अहम मालूमात भी पहुँचाएँगे और कुछ बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम आज शहर का कैसा रहेगा। जी, हमारे साथ होंगी कोमल, उनसे जान लेते हैं शहर का मौसम इस वक्त बाहर कैसा है। सुबह हमने शहर में धुंध भी देखी और अपडेट आप तक अभी कुछ देर पहले पहुंचाई भी है। लाहौर सियालकोट मोटरवे जो कि ट्रैफिक के लिए बंद थी, अब धुंध में जैसे ही कमी आई है तो मोटरवे को खोल दिया गया। इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत हम देख रहे हैं कि बढ़ चुकी है। तो खैर, मौसम की अभी बाहर क्या सूरत हाल है, कोमल इस वक्त बाहर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि मौसम बाहर का कैसा है। जी कोमल, बताइएगा, सर्दी की शिद्दत खासी ज़्यादा लग रही है, मौसम इस वक्त बाहर का कैसा है? लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। बादलों ने आसमान को लपेट में लिया हुआ है। हवा की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। और हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो 77% रिकॉर्ड की गई है, जबकि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात जेब तन कर लिए हैं। अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात का आइंदा 24 घंटे के दौरान बादलों और सूरज की आंख मिचौली जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अगर हफ्तावार के हवाले से बात की जाए तो हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि सूरज अपनी आंखें दिखाएगा, जिसके बायस मौसम जो है वो खुशगवार हो जाएगा। इस वक्त भी सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। मैंने अपने दिन का आगाज़ चाय की चुस्की से किया था। उम्मीद करती हूँ आपने भी चाय के साथ इस मौसम को खूब इंजॉय किया होगा। जी, तो बाहर का मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार और सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। धुंध भी थी, अभी भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धुंध है, तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि जिन लोगों ने घरों से बाहर निकलना है, अपने ऑफिस जाना है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि आप सर्दी की शिद्दत से अपने आप को महफूज रख सकें और फिर जो मौसमी असरात होते हैं सर्दी की शिद्दत की वजह से, आप उससे भी महफूज रह सकते हैं। अभी बाहर की सूरत हाल तो हमें कोमल ने बता दी है, लेकिन पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास टेम्परेचर है, मैं आपको बताऊँगी कि पूरे दिन शहर के मुख्तलिफ औकात में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। सुबह 9 बजे का टेम्परेचर आप देख सकते हैं क्लाउडी, और सुबह हमने देखा भी शहर में हर जगह बादल नजर आ रहे थे। विंड स्पीड थी जी 11 किलोमीटर, ह्यूमिडिटी 93% रिकॉर्ड की गई थी। और इसके बाद 9 बजे के बाद 12 बजे का टेम्परेचर आपके सामने है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लाउडी रहेगा मौसम और विंड स्पीड रहेगी 11 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी 63% रिकॉर्ड की जाएगी। 12 बजे के बाद आ जाए जी 3 बजे का मौसम, दोपहर 3 बजे का कैसा रहेगा जी हमारे सामने है। विंड स्पीड रहेगी 11 किलोमीटर, ह्यूमिडिटी रहेगी 55 किलोमीटर और 3 बजे मौसम टेम्परेचर रहेगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ बेहतरी आएगी। और इसके बाद चलते हैं जी शाम 6 बजे, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं शाम होती है तो मौसम जो है वो मज़ीद सर्द होने लग जाता है। 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और इसके बाद जी विंड स्पीड रहेगी हमारे सामने 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। ह्यूमिडिटी 75%, 75% रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है जी 9 बजे का टेम्परेचर। 9 बजे, रात 9 बजे जी सबसे पहले टेम्परेचर आप देख सकते हैं 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। विंड स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर
और उसके बाद ह्यूमिडिटी की बात कर लें 85% ह्यूमिडिटी होगी। यानी ओवरऑल शहर के पूरे दिन की मौसम की सूरत हाल हमने आपको बता दी है। तो आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा, बारिश के इम्कानात ऐसा सच इतने नहीं हैं, लेकिन सर्दी की शिद्दत जैसे जैसे दिन आगे जाएगा बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप सर्दी को इंजॉय कर रहे हैं तो एहतियात भी साथ ही साथ ज़रूर कीजिए। वीकेंड भी है तो मौसम बताना इसीलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप पूरे दिन को अच्छी तरह से प्लान कर सकें। खैर, मौसम की सूरत हाल आपने जान ली, कुछ बात करते हैं शहर की सूरत हाल की और शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरीज में हमारे पास जी पहली खबर क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूं। मच में 11 अफराद का बेईमाना कत्ल, हुकूमत और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। साबिक सीसीपीओ के अताब का निशाना बनने वाले 280 एहलकार पुरानी पोस्टों पर बहाल। इसके बाद अगली खबर है 11 करोड़ 57 लाख कहां गए, रिकॉर्ड ही गायब हो गया। अगली खबर है जी रिवर रावी प्रोजेक्ट, किसानों की अराजी औने पौने दामों हथियाने का प्लान। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका शुक्र, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक भट्ट साहब, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है और मेरा ख्याल है कि अब थोड़े दिनों की मेहमान है बेचारी ये भी। नहीं भट्ट साहब, हाँ। अभी जो मौसम के हालात है मुझे लगता है आगे सर्दी रहेगी। चले अगर रहेगी तो तब भी अच्छा है, लेकिन ना आपको हम बुनियादी तौर पे ना मैंने देखा हम बड़े नाशुक्री सही कहा आपने, हमारे सही पास कहा। इतने अच्छे मौसम है, लेकिन सर्दी आती है हम कहते हैं सर्दी आ गई यार, कमरे से नहीं निकलना। हाँ। गर्मी ओ यार गर्मी बड़ी है यार, एसी ला दो यार। हाँ। यानी कि हम किसी साइड पे खुशी नहीं होते हैं। पता नहीं कैसी कौम है, समझ ही नहीं लगती। ये चीजें समझने की जरूरत है कि ये मौसम अल्लाह ताला की नेमत है और इस पे अल्लाह बहुत ताला बड़ी का शुक्र नेमत भी है। अदा करना शुक्र अल्लाह पाक बिल्कुल के ऐसे। हमें ये मौसम मिले हैं। आप ये देखिए यूरोप में चले जाएं कि आपके वहाँ पे है, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं तरसते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास सब चीजें हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर भी हम कहते हैं ओ यार गर्मी बढ़िया, यार सर्दी बढ़िया। ये सिर्फ समझने की और गौर व फिक्र करने की बात है और फिर हम सोचते हैं कि हम अपने अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे। खैर, आगाज कर लेते हैं आज की पहली खबर से। मच में 11 अफराद का बेईमाना कत्ल, हुकूमत और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब और धरना खत्म कर दिया गया है। कल हमने सारा दिन देखा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चूंकि धरने दिए गए थे तो पूरा शहर ऑलमोस्ट ब्लॉक होकर इन धरनों की वजह से रह गया था। तो सबसे पहले इन धरनों पे बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं शहर की ट्रैफिक की तरफ, जिसकी वजह से हर जगह से टेलीफोन कॉल्स आ रही थी, लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। सोशल मीडिया में मैंने लोगों के स्टेटस देखे कि हर जगह लोग ट्रैफिक में ब्लॉक हैं, स्टक हैं और लोग अपने तासुरात भी शेयर कर रहे थे। बट सब क्या कहेंगे सबसे पहले इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से? देखिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। आप जितनी भी हुकूमतें हैं उठा के देख लें, उनके दौर में ये वाक़यात हमेशा होते रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, वो जरदारी साहब की हुकूमत हो, वो सबसे बहादुर इंसान की हुकूमत हो यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की, और वो बेशक हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, यानी कि ये हर दौर के अंदर हुआ और मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि हम इसके ऊपर काबू क्यों नहीं पा सके हैं। यानी कि समझने से कासिर है इस बात को। बहुत अफसोसनाक वाक़या, जिस तरीके से बेहमाना अंदाज से इन लोगों को शहीद किया गया, मैं अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाजों में जो है इसकी मज़म्मत की जाए। इनके दुख दर्द के अंदर हम बराबर के शरीक हैं। इन्होंने जो एहतजाज किया, देखें वो एक इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत के तहत इन लोगों ने एहतजाज किया और एहतजाज बनता था कि एहतजाज किया जाता, ये लोग बैठते। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया ना, वो बहुत अफसोसनाक थी। मैं आपको बताऊं, आप किसी जगह पे चली जाएं, वहाँ पे इस स्टेटमेंट के ऊपर बाकायदा जो है वो डिस्कशन होती रही। भाई आप ज़ख्म के ऊपर मरहम नहीं रख सकते, आप हमदर्दी के दो बोल नहीं बोल सकते, तो कम से कम आप इस तरह के अल्फाज तो ना कहें कि आप मुझे ब्लैकमेल ना करें।
क्या प्राइम मिनिस्टर को, आप मुझे ये बताइए कि क्या प्राइम मिनिस्टर को ये ज़ेब देता है कि वो इस किस्म के अल्फाज अदा और फिर करें? हमने रिएक्शन भी लोगों का देखा, मजमूई रिएक्शन सोशल मीडिया पर हर जगह। प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बयान को लोग डिस्कस कर रहे थे, ना सिर्फ डिस्कस कर रहे थे बल्कि तनकीद का निशाना भी बना रहे थे, और बनता भी है। मतलब एक रियासत का सबसे अहम और जिम्मेदार बंदा अगर ये बयान दे रहा है तो फिर इस पे सिर्फ अफसोस ही व्हाट्सअप किया जा सकता है। देखिए ना, आप अल्फाजों का चुनाव जो है वो आप क्या कर रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल ना करें, लाशों पर ब्लैकमेल। मोहब्बत तसल्ली के दो अल्फाज जो है ना वो बहुत आपको हौसला देखिए, देते हैं। आप ये भी तो कह सकते थे कि आप अपनी तदफीन कर लें, सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं तदफीन करने के बाद आपके पास आ जाता हूँ। इन अल्फाजों के अंदर और जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बताएं कितना फर्क है। यानी कि अगर मैं प्यार से ये लफ्ज बोल दूंगा, आपका क्या ख्याल है जो धरने पे लोग बैठे हुए हैं वो कोई शौक से बैठे हैं, वो कोई शौक से बैठे हैं? भाई उनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। और फिर इतना बड़ा हमने वाकया भी देखा कि अपने जुल्म के लिए वो इंसाफ लेने के लिए शोहदा की लाशें लेकर बैठे रहे, फिर भी किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी। खैर, इस पे हम आगे करेंगे गुफ्तगू। अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं। अहम खबर है वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे कल होने वाले एहतजाज के हवाले से, धरनों के हवाले से, जिस पर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो बयान सामने आया उसका भी हमने तस्करा किया। आवाम का रिएक्शन क्या रहा उसका भी हमने तस्करा किया। एक ओवरऑल सिचुएशन कल जो पूरे शहर की थी, बहुत बुरी तरह से शहर में बिगाड़ नज़र आया। जैसे कि मैंने जिक्र भी किया कि हर दूसरे बंदे का व्हाट्सएप स्टेटस, आपने जितने भी सोशल मीडिया पर मैंने सोशल मीडिया हैंडलर्स देखे, लोग अपने तासुरात शेयर कर रहे हैं कि ट्रैफिक की वजह से वो कितने परेशान है। बट साहब, आपने तो कवर भी किया होगा, क्या सूरत हाल थी कल? देखें, वो मैं पहले उस पर आता हूँ, वो आपको एक बड़ी बात बतानी थी। वो है ना, एक गाँव के अंदर चौधरी साहब का बेटा ना आ रहा था बड़ा ढोल धमाका करते हुए। लोग परेशान हो गए कि यार चौधरी साहब ने पुत्र नूं होया की है, ਇਹ ਇੰਨਾ ਢੋਲ ਧਮਾਕਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਪੂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਪੂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇम्तिहान ਦਿੱਤਾ, फेल हो गया। यानी आप हवाला दे रहे हैं? नहीं, मैं देखे, मैं किसी के साथ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनी हाउ ट्रैफिक, आप ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, इनको क्यों बेचारों को आप वो जो है वो कोस रही हैं। लेकिन देखें, जिसका जो काम है इस हुकूमत के अंदर कोई भी नहीं कर रहा, जिसका जो काम है। ट्रैफिक वालों का क्या काम होता है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना। और फिर इस तरह के लिए बट साहब कोई ना कोई आपके पास बी प्लान तैयार होना चाहिए कि इन केस खुदा ना खास्ता शहर में कुछ ऐसी सूरत हाल होती है तो फौरी तौर पर आप इमरजेंसी का वो प्लान नाफिज करें और कंट्रोल कर लें। ऑब्वियसली पॉसिबल तो नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह 2-2 घंटे लोग स्टक रहे हैं, आप ऑल्टरनेट वेज पर आप लोगों को बताकर कुछ शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम मौसर कर लें ताकि ऑल्टरनेट वे लोग इख्तियार करके अपने घरों को, अपनी मंजिलों को तो पहुंच सके। देखिए अना, पहली चीज़, आप अभी भी शहर में निकल जाएं, गुज़िश्ता 2-2.5 हफ्तों से सिर्फ लाहौर शहर के अंदर सिर्फ एक ही कंपेन चल रही है। आपको हर सिग्नल के ऊपर 4-4, 5-5 कांस्टेबल कट्टे खड़े नजर आएंगे जो सिर्फ चलान कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू पूरा कर रहे हैं। धरना 4 दिन से जो है वो जारी था, गवर्नर हाउस के बाहर भी जारी था, और ये शनीद थी कि ये फैल जाएगा मामला। एग्जैक्टली, यानी कि हमें ये नजर आ रहा था कि ये काम होगा, तो क्या आप ट्रैफिक पुलिस को चाहिए नहीं था कि वो मैनेज कर लेती कि अगर तमाम शाहराहें ब्लॉक होती हैं ट्रैफिक, तो हमने कहां से किधर से निकालनी है ट्रैफिक को? कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। वो मैंने कहा ना, पप्पू 10वीं बारी फेल हो गया, 10वीं बारी इम्तिहान देता, 10वीं बारी फेल हो गया। यानी आपको आगे भी कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं अच्छे की उम्मीद कैसे नजर आएगी? आप मुझे बताएं, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर क्या एहतजाज कोई अनोखी चीज है? बिल्कुल नहीं। हर थोड़े दिनों बाद एहतजाज होता बन चुकी है, हर थोड़े दिनों बाद एहतजाज होता है, लेकिन हमारी ट्रैफिक पुलिस इसको मैनेज करने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है। जोर सिर्फ एक चीज का है, आप बिल्कुल चलान करें। मैं कहता हूं कानून की जो खिलाफ वर्जी हो रही है इसके ऊपर चलान बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन जो आपका काम है कम से कम आप उसको ही कम से कम कर लें। ट्रैफिक
प्लान मैनेजमेंट, खाली सड़कों के ऊपर आप मैनेज करने के बाद आप इनामात दे रहे होते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, एला पाई तू बड़ा अच्छा काम किया है। उसके हमने हालात भी देखे, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई आपके पास बी प्लान होता है, जिसका नतीजा हमने कल देखा कि शहर में बुरी तरह ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर रहा, शहरी परेशान रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि लोग बहाल होना शुरू हो गए। साबिक सीसीओ के खिताब का निशाना बनने वाले 280 एहलकार पुरानी पोस्टों पर बहाल हो गए हैं। सुख का सांस लिया होगा बट साहब इन पुलिस एहलकारों ने, कितनी देर तक देखें इस हुकूमत के अंदर, हम उस दिन सारे रिपोर्टर्स बैठे ये डिस्कस कर रहे थे, इरफान साहब भी थे, इस हुकूमत के अंदर जो भी ऑफिसर आएगा उसकी मुद्दत जो सी है ना वो 6 से 8 महीने है, उसके बाद फिर वो चला जाएगा। सही। अब तक देखें कितने आए कितने गए, आना जाना ही लगा हुआ इन 2.5-3 सालों के अंदर, ये आना जाना ही लगा रहना जब तक भी ये तब्दीली के असरात हैं, यानी वो कहते हैं ना तब्दीली आ गई है, तो तब्दीली आ गई है ना, तो किसी को टिकना ही ना 2 सीट के ऊपर, जो टिक गया उसने सुरेश लगा के अगर वो बैठ गया तो फिर वो करेगा। ये देखें ये तो होना ही था। ये जो 280 एहलकार है पोस्टों पर बहाल हो गए हैं, बहुत ज़रूरी था कि साबिक सीसीपीओ का जो एटीट्यूड रहा पुलिस के अंदर, पुलिस जैसी फोर्स के अंदर, मैंने इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं देखी। देखिए पुलिस पहले ही ऑलरेडी जो है वो एक अवाम की नज़रों में मुतनाज़ अदारा है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह ट्रैफिक और अच्छा खासा मुतनाज़ अदारा है। मैं फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दे देता हूँ कि चल मैं भी बाहर जाना है ना, तो मैंने कितने देखे ना इस्लामाबाद में जो उन्होंने नौजवान की गाड़ी के ऊपर सीधे सीधे फायर मार दिए, तो सर मैंने भी गाड़ी चला के बाहर जाना है, क्या है? अल्लाह ताला रहम करे। बट साहब पुलिस की कारकर्दगी कहा जा रहा है कि इससे बेहतर हो जाएगी, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा से जो तबादले किए गए हैं उनको बहाल अफसरान को किया गया है, मजीद तबादले रोके जा रहे हैं, तो इससे कुछ वर्किंग भी बेहतर होगी, क्योंकि लोगों को तो ये चाहिए कि कम से कम वर्किंग बेहतर हो, इंसाफ का बोलबाला हो, पुलिस अपना काम करे और शहर में बेहतर सूरत हाल रहे। देखिए उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं है। आप पुलिस रिफॉर्म्स लाने का आपके मंशूर के अंदर था कि हम पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे, लेकिन आप अभी भी किसी थाने में चले जाए, आपने ये रोक नहीं है, अच्छी बात है पोस्टों पे बहाल करें, लेकिन पुलिस का एटीट्यूड तो चेंज करें। यानी कि एक आम शहरी जो है वो थाने के अंदर जाके अपनी कंप्लेन तो रजिस्टर्ड करवा वो जो नारा था ना थाना कल्चर की तब्दीली वाला, वो बस नारे की हद तक रहा है, उसकी हकीकत हमें तो आप मुझे बताएं नारे से हटके और कौन सा अभी तक कोई चीज पे इम्प्लीमेंट, यानी आप बाकी नारे मुझे याद करा रहे हैं, वाकई ऐसे ही है, बट सब एक लंबी लिस्ट है, रहने दे सब लोगों को पता चल गया नौकरियां कितने। अच्छा मैं सॉरी जख्मों पे नमक छिड़क देंगे। मैं वैसे ना मैं प्राइम मिनिस्टर की दूरअंदेशी को दाद देता हूँ, कसम खुदा की, बहुत दूर अंदेश किस्म का हमारा प्राइम मिनिस्टर है। उसको पता था अंडे महंगे होने हैं, उसने उसी वक्त कह दिया था घर में मुर्गियां पालना, प्लानिंग बता दी थी कि आपने आने वाले वक्त के लिए अपनी तैयारी कैसे करना है। उन्होंने कहा घर में बकरी भैंस मुर्गी पालना। प्राइम मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं, आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप लोग परेशान है और महंगी चीजें होना चाहिए ना, लेकिन दूरअंदेश प्राइम मिनिस्टर है हमारा, पहले बता देता आपको ये काम शुरू कर दो, अगर आप कर देते। देखें अंडे आपको 200 से ज्यादा दर्जन मिल रहे हैं, अगर आपने घर में मुर्गियां रखी होती आपको अंडों की तो प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे। लेकिन बट साहब प्राइम मिनिस्टर साहब टाइम टू टाइम ये भी कहते रहते हैं घबराना नहीं है, यानी हालात आगे मजीद ही बुरे होने हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब कही जा रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ चलते हैं। और अगली खबर ये है कि जिसका जो दिल कर रहा है वो करता चला जा रहा है, फिर चाहे वो पैसों का मामला है, फिर चाहे वो महंगाई का मामला है, फिर चाहे वो रिकॉर्ड रद्दोबदल करने का मामला है, क्योंकि यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब मामला ये है कि 11 करोड़ 57 लाख रुपए कहाँ चले गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं, रिकॉर्ड कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। बहुत आसानी से रिकॉर्ड को यहाँ वहाँ कर दिया जाता है और मामला साफ हो जाता है। जी भट्ट साहब देखें, अगर इस रिकॉर्ड के बारे में पूछना है तो वजीर आला पंजाब इनके पास है, पूछे क्यों नहीं पूछते हैं उनसे। साबिक वजीर आला पंजाब, सॉरी माजरत से, क्योंकि ये साबका हुकूमत का बनना है, ये मौजूदा हुकूमत का नहीं है। एवं ही आप बुजदार साहब पे हम भी लगे थे तोहमत लगाने, नहीं। देखें ये साबका हुकूमत का है और रिकॉर्ड डेफिनेटली क्यों नहीं गायब होगा। अगर पैसों का हेर फेर हुआ है तो रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं। रीजन इज दैट कि जो इंतजामिया है वो इंतजामिया आज भी मौजूद होगी। अगर रिकॉर्ड सामने मिल जाता तो वो इंतजामिया बेनकाब हो जाती, तो बेनकाब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए रिकॉर्ड गायब ही करना था। असल चीज ये है
जिसको पकड़ना चाहिए। आप जा रहे हैं जी, वो किहड़े गए ने बनते भी नहीं, हुण याद भी नहीं रहिंदा, एवन फील्ड ते फलां ते फील्ड पता नहीं केड़ी फील्डां समझ ही नहीं लगदियां। देखें, असल चीज़ ये है कि जो रमज़ान बाज़ार के नाम पर, आवाम को रिलीफ देने के नाम पर जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, बड़ा गबन किया गया है। यानी कि ये तो एक आया ना सामने, कई होंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि साबका हुकूमत दूध की धुली हुई होगी, उसने नहीं किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, इससे ज्यादा किए होंगे, लेकिन ये कि जो अभी आप कर रहे हैं वो किधर है? बिल्कुल सही। अभी ये खबर आई, प्राइस कंट्रोल कमेटी ने जो है वो जो बाजार लगाए गए हैं वहां पे आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात उठा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी भी जस्ट आई है, मैं फाइल करके फारिग हुआ हूं टिकर। आप मुझे बताएं, उन बाजारों के अंदर जो गबन हो रहे हैं, चीनी जो बाजार में मार्केट में इस वक्त मैं इसी तरफ आने वाली थी, सबसे बड़ा मामला इस वक्त हमारे सर सामने मैं समझ चीनी गया का था, है। मैं आपकी मुस्कुराहट से समझ गया था, मैं साथ ही आ गया। यानी कि जो इस तरफ हो रहे हैं उसकी तरफ किसने देखना है? चलो ये तो हो गया ना, आप इसको जरूर पकड़े, मैं कहता हूँ इसको पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पकड़ भी लेंगे केड़ा तुझे सामने ले आना है, अंडर हैंड डील हो जानी है। बिल्कुल सही। तो अभी जो हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? आप मुझे ये बताएं, आज तुसी मन दसो कौन जिम्मेदार है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा बट साहब कौन जिम्मेदार है। यहाँ पर अवाम ही बेबस है और ये बड़े बड़े इंकशाफात होते रहेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिकॉर्ड गायब करना ये कोई बात ही नहीं रह गई। ये चुटकी बजाने का खेल है। अग ला दो किसी भी जगह ते, अगर कोई गबन है कितने अग ला दो, बाद कहते शॉर्ट सर्किट होया सी जी, अग लग गई। मकसद ये है कि आपने अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं बनाया कि आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके, उनका प्रॉपर ऑडिट हो सके। आपको सालों बाद जब हुकूमत चली जाती है, दूसरी हुकूमत को ख्याल आ जाता है ये ऑडिट करा लिए और जो गबन कर लिए। भाई आप जरूर करें, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो रहने दे। वो फिरदौस आशिक वार ने कल ये जुमला कहा था, मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा अपनी मंजी के थल्ले भी तो डांग फेरो ना। आपने डॉक्टर फिरदौस आशिक वार साहबा की बात की है, सब्जियां खरीद रही हैं, वो सारे काम कर सकती हैं, और वो भी सहूलियत बाजार में जाके सब्जियां खरीद। भाई कल उन्होंने 2 किलो मछली भी खरीदी, 1 किलो मछली भी खरीदी है। मैं सोच रहा था, मैं कहा 1 किलो मछली खरीदी है, 1 किलो मछली दे नाल डॉक्टर साहब दा ढिड भर जाएगा। डॉक्टर साहब माफी के साथ मैं कहा 1 किलो मच्छी दे नाल डॉक्टर साहब गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो डॉक्टर है, उन्होंने ऑयल वाली मछली खानी नहीं है। और वो वैसे भी अपने आप को मसरूफ और मीडिया पे दिखाती रहती हैं कि वो बड़ी एक्टिव है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बहुत एक्टिव है। यानी कि एक मिनिस्टर को वो पकड़ रही है, एक मिनिस्टर को कि आओ मेरे साथ बैठो, आपने क्या काम किया। आपको ऑनेस्टली बताऊं, अच्छा हम गलतियां निकालते हैं मिनिस्टर्स की, कारकर्दगी नहीं है, लेकिन बाज मिनिस्टर्स ने वाकई अच्छे काम भी कुछ किए हैं, लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं की कर गए ने। फैक्ट बता रहा हूं आपको, वो बेचारी साथ बैठती है, सामने चीजें रखती है, सामने चीजें रखने के बाद कहती है और तुसी तो यह चंगा काम किया है, क्यों नहीं सामने लेके आए। बिल्कुल वो एक मिनिस्टर के साथ बैठ रही है, लेकिन उस बेचारी को अभी भी हर्डल्स क्रिएट आ रही है। आप ये देखें, इस हुकूमत में अगर कोई काम करने वाला है ना, तो आप उसके, यानी कि ये हर जगह पे होता है, आप उसके रास्ते में रुकावटें डालना शुरू कर। फिरदौस आशिक वार साहब के साथ भी यही हो रहा है इस वक्त। वो बेचारी काम करना चाह रही है, वो बददाजदी पई है पंजाब हुकूमत के, ये अच्छे काम है, ये वो अच्छे काम कर रही है, लेकिन उसको लाने के लिए उसके साथ बैठता ही कोई नहीं। 3 से 4 मिनिस्टर्स अभी तक बैठे हैं। कुछ मिनिस्टर्स ने कह दिया असी ਇਹਦੇ ਨਾਲ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। भाई वो आपकी स्पोक्समैन है, उसने नहीं करनी तो किसने करनी है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये अंदर के मामलात ही हैं जो एक दूसरे से इख्तलाफात हल नहीं होने पे आ रहे हैं, तो फिर आपके ओवरऑल मामलात किस तरह से हल होंगे? खैर, इसमें तो हमें उम्मीद बेहतरी की ऐसा कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हर तरफ हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी, अपने बारे में सोच रहा है, तो फिर आवाम का क्या हो रहा है वो आप सभी लोगों के सामने है। ब्रेक पे जाना है, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर रावी प्रोजेक्ट। किसानों की अराजी औने पौने दामों हथियाने का प्लान बना लिया गया है और अब टारगेट है किसान। इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर हमारे पास है जी। फी एकड़ सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिलेगा। रिवर रावी प्रोजेक्ट, किसानों की अराजी औने पौने दामों हथियाने का प्लान। बट सर मौक़िफ़ ये सामने आया था एलडी की जानिब से कि जो लोग वहाँ पर हैं, जिनकी अराजी है, उनका प्रॉपर किया जाएगा। तो इस खबर के मुताबिक जो कि राउद इरशाद साहब की है, एज सच तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। देखें, ये प्रोजेक्ट जब का इसके ऊपर काम शुरू हुआ है, हमें मालूम था कि यही इशू आएगा। आप किसानों से या वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनकी अराजी इस प्रोजेक्ट के दरमियान आ रही है, आप उनको
अपना सरकारी रेट दे रहे हैं। सरकारी रेट आप ज़रूर दें, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जो लोग इतने अरसे से वहाँ पे रह रहे हैं, जिन लोगों ने ज़मीनों को आबाद किया है, आप उनको औने पौने दामों देंगे, वो कभी भी नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। आप उनको वो रेट दें कि जो मुनासिब हो। आपको याद होगा कि जब ये मेट्रो बन रही थी, मेट्रो के दौरान और ऑरेंज ट्रेन के दौरान जितने भी उसके अंदर ज़मीनें, घर, दुकानें आई, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई, तस्फिये करवाए गए और जो मुनासिब रेट से वो दिए गए। लेकिन हमें यहाँ पे इस सिलसिले में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, हर महीने बाद आते हैं, उनको एक ब्रीफिंग दे दी जाती है कि जी ये अच्छा, असल चीज़ नहीं बताई जाती। ऐसे असल चीज़ उनके साथ कि भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इनको कहें कि इनको अच्छे दाम दें, ताकि अगर ये मंसूबा जिस तरह के वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डैम बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, पानी के करीब आबाद होगी, बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मंसूबे के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट बड़े लोग कर रहे हैं और खुद हुकूमत के लोग कर रहे हैं, नाम नहीं लूंगा फिर वो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, तो भाई आप मुफ्त में ज़मीन लेके उसके ऊपर से अरबों खरबों रुपया कमाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका तो यह, आप कहते हैं हम किसानों को फैसिलिटेट करें, क्या किस चीज़ की किसानों को आप फैसिलिटेशन दे रहे हैं? ये वो तबका है भट्ट साहब जिसका किस्मत में मेरे ख्याल से पिसना लिखा है, चाहे वो काम करते रहें, चाहे फिर उनकी अराजी का मामला है, चाहे मौजूदा सूरत हाल महंगाई की वजह से जहां पर जिसका बस चलाई जा रहे हैं। आना आप ये देखें, आप किसानों को सहूलत देने की बात कर रहे हैं, ये किसानों की जमीन है। आपको दिलचस्प बताऊं, पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने कोई 2 माह से जायद का अरसा हो गया किसानों की गंदम की फी मन कीमत 2000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिशात हुकूमत को भेजी हुई है। बिल्कुल, स्पीकर असेंबली 2 दफा हुकूमत को कह चुका है कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाएं। ये किसानों को ये हुकूमत जो सी है वो रिलीफ दे रही है कि 2000 रुपया। पंजाब असेंबली सबसे बड़ा कानून साज इदारा जो कानून साजी करता है, अवामी नुमाइंदे बैठते हैं, लगाया जा सकता है। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये रिवर रावी प्रोजेक्ट के ऊपर सब ये इस तरह के मसाइल को हम क्या नकाइस के, नाकिस प्लानिंग के, क्योंकि अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे चलता जाएगा इससे जुड़े मसाइल सामने आते रहेंगे, फिर होगा क्या कि सभी लोग एहतजाज के लिए बाहर निकल आएंगे। तो निकले तो थे पिछले दिनों, उन्होंने सारा वहां पे वो पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। ये प्रोजेक्ट यानी कि फिर ये कहेंगे ये भी अपोजिशन की साजिश है, फिर ये अपोजिशन बाहर निकाल रही है। भाई जिसकी जमीन आप 100 रुपए वाली जमीन, और उसकी तो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यही है, उस पर वो एहतजाज नहीं करेगा, उसका हक है भाई। आपने उसको चले 100 रुपया नहीं देना तो कम से कम आप उसको 50 रुपए तो देना। आप ये तो ना करें कि 100 रुपए वाली जमीन के नहीं, ये तो 2 रुपए दी सानू दे के जा घर। किस तरह होगा? ये नहीं होगा। अगर ये इस तरह करेंगे तो मैं बताऊं आगे ही वेव हुकूमत के खिलाफ जारी है, ये मजीद होगी। आप एक अच्छे प्रोजेक्ट को अपनी अना की नजर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अवाम को इसका फायदा कब पहुंचेगा वो सभी लोग भूल जाते हैं, जब इतने सारे मसाइल हों और बाद में जाके उसका फायदा पहुंच रहा हो। ऐसे फायदे का भी कोई फायदा नहीं होता। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद आपको शो में दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है आज डिफरेंट मोबाइल रेट। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल सकता है, ये मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले हमारे पास है LG G6 मोबाइल और कीमत इसकी क्या है, 55,900 में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है LG रे और इसकी कीमत क्या है, 45,000 रुपए में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। LG X Cam और इसकी कीमत है जी 35,000 रुपए। और इसके बाद जी नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है LG Q6, 28,999 रुपए में ये आप खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स तो आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं आज के भाव।
जीशान हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइए सब्जियों की कीमतें क्या हैं आज? जी बिल्कुल, आज के रोज़ लाहौर में मुख्तलिफ मार्केट्स में सब्जियों और फलों की कीमतें मामूल के मुताबिक जिस तरह से कुछ सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं और कुछ सब्जियों की कीमतें कम हो जाती हैं पहले की निस्बत, तो आज के रोज़ भी वही सूरत हाल देखी जा रही है। ख़ास तौर पे बात की जाए सब्जियों की, तो सबसे पहले आलू की बात करते हैं। आलू 38 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो कि सरकारी रेट आज के रोज़ दिया गया है, जबकि मार्केट में 45 रुपये 50 रुपये तक बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर सब्जियों के हवाले से मैं आपको बताऊं तो प्याज जो है वो 34 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इसका रेट लगाया गया सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, लेकिन मार्केट में ये 40 रुपये 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ टमाटर की बात की जाए तो टमाटर अवल जो है वो 75 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में जो है फ़रोख्त करने का सरकारी रेट के मुताबिक कहा गया, लेकिन यहाँ पे मार्केट में जो रेट देखा जा रहा है ओपन मार्केट में वो 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए लहसुन की, तो लहसुन 275 रुपये उसकी कीमत मुख्तस की गई है, लेकिन जो मार्केट का रेट है वो तकरीबन 290 रुपये और 300 रुपये के लगभग जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए अदरक की, तो अदरक जो थाईलैंड की है वो 290 रुपये उसकी कीमत मुख्तस की गई है, और इसके साथ साथ जो अदरक चाइना की है वो 310 रुपये उसकी कीमत मुख्तस की गई है। लेकिन मार्केट में ओपन मार्केट में इसकी इसकी जो फ़रोख्त है वो तकरीबन 350 से लेकर 400 तक मुख्तलिफ दुकानों पे दुकानदार जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ करेला जो है वो 114 रुपये इसकी कीमत फ़रोख्त मुख्तस की गई है, और इसके साथ पालक जो है वो 13। इसके साथ बात की जाए यहाँ पे बैंगन की, तो वो 42 है। बंद गोभी की कीमत 30 रुपये मुख्तस की गई है। इसके साथ साथ फूल गोभी की कीमत 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुख्तस की गई है। सब्ज़ मिर्च जो है इसकी कीमत जो है वो थोड़ी सी पहले की निस्बत जो है वो इजाफा इसमें देखा जा रहा है। ख़ास तौर पे आज जो है सब्ज़ मिर्च की जो कीमत सरकारी रेट में जो कह दें कि बयान की गई है या लिखी गई है, तो वो 192 रुपये की गई है मुख्तस। इसके साथ साथ आप लीमू की बात करें तो वो 66 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा आज के रोज़, और भिंडी जो है वो 197 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो कि सरकारी रेट पे मुख्तस किया गया है। और इसके साथ साथ बात की जाए मटर की, तो मटर 50 रुपये। इसके साथ शलजम जो है वो 16 रुपये सबसे सस्ता आज मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ मूली जो है वो 9 रुपये के हिसाब से फ़ी अदद। और बात की जाए साग की, तो वो 30 रुपये। गाजर देसी जो है वो 34 रुपये, और इसके साथ साथ गाजर चाइना जो है वो 71 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है सरकारी रेट वो मुख्तस किया गया है, जो कि चाइना की है। आज के रोज़ जो सब्ज़ियों के रेट्स हैं कुछ के ज़्यादा दिखाई दिए हैं, कुछ के कम दिखाई दिए हैं, क्योंकि जब भी किसी बड़ी मंडी में सप्लाई जो है वो कम होती है तो रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो आज के रोज़ ये सब्ज़ियां जो है इन दामों में बेची जाएंगी जो मैंने आपको बताए हैं। सरकारी रेट उनका जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और जो ओपन मार्केट में उसका रेट लगाया जाता है वो सरकारी रेट से कुछ बढ़ के लगाया जाता है। ठीक है जीशान, बहुत शुक्रिया। जीशान हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं और मीट रेट्स क्या हैं। ज़ेनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से बीफ पर केजी आप खरीद सकते हैं 450 रुपए किलो में। बीफ मेंस आपको मिलेगा 565 रुपए पर केजी। मटन पर केजी आपको मिलेगा यहाँ से जी 1150 रुपए में। मटन मिंस अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं जी 1390 रुपए में। चिकन रेट क्या है जी? सरकारी रेट के मुताबिक गवर्नमेंट की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक आज जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 164 रुपए किलो में। इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 238 रुपए किलो में। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है रिटेल प्राइस। इसके मुताबिक आपको अंडे मिलेंगे 174 रुपए दर्जन में। होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो होलसेल पर 172 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गोरमे के रेट्स, और गोरमे पे अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं 173 रुपीज में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं।
जी तो नाज़रीन, रेट लिस्ट क्या है ये तो आपने जान ली। आगे बढ़ेंगे और कुछ ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि व्हाट्सएप की जानिब से कुछ नए फीचर्स जिसके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मौसूल होना शुरू हो गए होंगे। इसकी डिटेल्स क्या हैं, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है और व्हाट्सएप की जानिब से जो फीचर्स मुतारिफ कराए गए हैं इसका मकसद क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी की तब्दीली और उसके इतलाक के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिलसिले में सार्फिन को पैगामात मौसूल होना शुरू हो गए। व्हाट्सएप की जानिब से जारी होने वाले पैगाम में बताया गया कि कंपनी आपकी जाती मालूमात हासिल करके उसे फेसबुक के लिए इस्तेमाल या उसे फराहम कर सकती है। नई पॉलिसी के मुताबिक इदारे को अपनी मार्केटिंग, सपोर्ट, तब्दीलियाँ और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सार्फिन की मालूमात दरकार हैं जो नई पॉलिसी को कबूल किए बगैर हासिल नहीं की जा सकती। नई पॉलिसी 8 फरवरी से नाफिजुल अमल होगी। जो सारिफ उस वक्त तक इससे इत्तफाक नहीं करेगा तो कंपनी उसका अकाउंट खत्म कर देगी और फिर उसे दोबारा अकाउंट बनाने के लिए नए कवायद ज़वाबित की शराइत को 8 फरवरी से आपको ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो आपके व्हाट्सएप पे अपडेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि आपको दोबारा से अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर सेल्स लगी हैं? तो सबसे पहले आज हमारे पास ब्रांड है वर्दा प्रिंट्स। अगर आप यहां पर जा रहे हैं तो यहां पर अप टू 50% ऑफ है। लॉरेंस पर अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर भी अप टू 50% ऑफ है। रंगजा अगर आप जाएंगे तो यहां पर अप टू 60% ऑफ है। और इसके बाद नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास है जी फोकस। यहां पर भी अप टू 50% ऑफ है। नाज़रीन, सेल्स आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं माल का हाल। तो करेंसी रेट्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया और प्रोग्राम में अभी एक और बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। किला लाहौर सभी लोगों ने देखा होगा, लाहौरियों ने तो ज़रूर देखा होगा। अब इसमें एक नई एडिशन होने जा रही है और वो ये नई एडिशन है जी, जो किचन एरिया है उसको रेस्टोरेंट में तब्दील किया जा रहा है। यानी आप खाबों के शौकीन लाहौरिये अगर किला लाहौर में जाते हैं तो वहाँ पर वो खूबसूरत नज़ारों के साथ वहाँ पर खानों से भी लुत्फानंदोज़ हो सकेंगे। इसका प्लान क्या है उस्मान के रिपोर्ट्स में आपको दिखा देते हैं। शाही किचन अब बनने वाला है रेस्टोरेंट, तो लाहौरियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। जो लोग अब जाएंगे शाही किला वो रेस्टोरेंट में खानों से भी लुत्फानंदोज़ हो सकेंगे। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आई है, आप तक पहुंचा देते हैं। अहम खबर है ऐवान अदल से, जहां पर CCPO ने दौरा किया है। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली और अभी मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब हम शो प्लान कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो सब चीज़ें डिसाइड करें जिसमें आपके लिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो। वो चाहे फिर आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, वो फिर चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। घर बैठे आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन पहुँचाना हम लोगों का काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए हमारी टीम जो है वो दिन रात काम भी करती रहती है। खैर, आज घर बैठे आप फैशन ट्रेंड किस तरह से फॉलो कर सकते हैं हम आपको ये बताने वाले हैं। इवेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल चल रही हैं, शादियों के इवेंट्स भी हैं, फिर ऑफिसेज जाना है, फिर आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, क्या पहना जाए क्या ना पहना जाए, ट्रेंड में क्या है, मुझे क्या सूट करेगा। सभी लोग इसी भाग दौड़ में रहते हैं और सबसे डिफरेंट भी नज़र आना चाहते हैं। ड्रेसिंग के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, मेकअप।
किस तरह से खुद को खूबसूरत दिखाया जाए। और आजकल तो वैसे ही कम मेकअप के साथ भी आप बहुत खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, ट्रेंड में भी यही चीज़ें चल रही हैं। तो आज के शो में स्पेशली हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अकॉर्डिंग टू, जिस तरह सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा है, अच्छी ड्रेसिंग कर सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, और आपकी लुक्स कैसी होनी चाहिए, स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, ये आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे मेहमान स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। सबसे पहले फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ हैं शरीना अली, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। Thank you for having me over. Thank you. Lovely show you're conducting this morning. Hats off to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। उसके साथ जी आप देख सकते हैं मानूर जाहिद मौजूद हैं, जो कि हमारे शो में पहले भी आती रहती हैं और बताती रहती हैं कि आप खूबसूरत किस तरह से नजर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मानूर? I'm good. How are you? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले नाज़रीन हम आगाज कर लेते हैं खूबसूरत सी ड्रेसिंग से। असल में ड्रेसिंग होती क्या है, फैशन ट्रेंड फॉलो करना कितना ज़रूरी है, ये शरीना से हम जान लेते हैं। जी शरीना। फैशन ट्रेंड्स आई फील अब तो ज़्यादा कंफर्टेबल क्लोथिंग आ गई है कि जो कि ज़्यादा इंसान कंफर्टेबल फील करे। बिल्कुल। एंड आई थिंक वो आपके ड्रेस से मुझे लग भी रहा है इंतहाई कंफर्टेबल और इंतहाई खूबसूरत, कलर बहुत मजे का, मस्टर्ड एंड इट्स पश्मीना एंड यू नो विंटर्स का तो यही है, पश्मीना वूल हो गया और इसका थोड़ा सा मोटा मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज कि आई थिंक कंफर्ट क्लोथिंग हैज कम बैक इन फैशन एंड 90s के अंदर जो था पफी स्लीव्स, कॉलर्स एंड स्ट्रेट कट्स, आई थिंक दे आर ऑल कमिंग बैक इन फैशन। एंड शलवारें हमारी जो ट्रेडिशनल हमारी जो पहचान है that has really come back। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, लेट मी टेल यू दैट। ये जो हम पहनते हैं स्ट्रेट ट्राउजर्स एंड दिस एंड दैट, इट लुक्स नाइस, बट आई पर्सनली फील शलवार की वो जो अपनी एलिगेंस है वो ही आई थिंक दैट्स वंडरफुल। सो आई थिंक दैट हैज कम बैक एंड द वेलवेट्स आर इन राइट नाउ and winter clothing is more in the neon shades and dark shades right now and yeah, bringing little bit of light to our winter। एक सबसे ज्यादा चीज जो डिसाइड करना मुश्किल है लड़कियों के लिए आजकल वो ये है कट्स कौन से चल रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिल जाती है। आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको डिफरेंट ब्रांड पे ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। डिसाइड करना मुश्किल है कि आप लॉन्ग शर्ट की तरफ जाएं, शॉर्ट शर्ट की तरफ जाएं। किस तरह से आप जब अपना ड्रेस ले रहे हैं तो आपको खुद को देखना है, ट्रेंड को देखना है, क्या चीज फॉलो करनी है? आई पर्सनली फील दैट यू शुड डू व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन, एज आई सेड कंफर्टेबल क्लोथिंग। बिल्कुल। और अगर आपको पसंद है लॉन्ग शर्ट पहननी है, आप वो पहने, शॉर्ट पहनी है शॉर्ट पहने, pair it up with a good shawl and that's it, you're good to go, and pair it up with a good heel or even a good flat। अब तो खुद से इतने ना हो गए हैं, खुदों के साथ शलवारें इतनी अच्छी चलती। सो व्हाट आई बिलीव इज कि जो आपकी कंफर्ट क्लोथिंग है उसको हमें वापस लाना चाहिए, हमें इतना ज़्यादा अपने आप को फ्लावरी नहीं बनाना चाहिए, एज आई पर्सनली फील, बिकॉज एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल। बिल्कुल ऐसे आई फील एवरी वुमन इज़ ब्यूटीफुल। अल्लाह ने बनाई इतनी खूबसूरत चीज़ है तो वो है ही वैसे ही बहुत खूबसूरत है, और उसको थोड़ा सा कर दो, रंग दे दो तो वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। मानूर, खूबसूरत दिखना सभी का हक है, लेकिन हम समटाइम खूबसूरत दिखने में वो जिस तरह हम कपड़ों की बात कर रहे हैं तो मेकअप भी हम बहुत ज़्यादा ओवरडू कर लेते हैं। मुझे कुछ मेकअप के टिप्स हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा कि अगर हम दिन के टाइम कहीं जा रहे हैं, आजकल हो भी रहे हैं ओपन एयर फंक्शन, दिन के टाइम में किस तरह का मेकअप आपका होना चाहिए? डे टाइम लुक में जो हम ज़्यादातर वैसे भी बताते हैं, इट्स मोस्टली अ लॉट ऑफ ब्लश ऑन, थोड़ा ब्लश ऑन ज़्यादा करें, हाईलाइटनर ज़्यादा करें, कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगेगी, और लाइट लिप कलर्स, बहुत ज़्यादा डार्क लिप कलर सूट नहीं करते डे इवेंट्स पे भी। और वैसे भी कैरी करने में आई थिंक जितना नेचुरल आप रखते हैं उतना अच्छा होता है। ज़्यादा मस्कारा, फॉल्सीज बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपको शौक है तो आप लगाएं, वो भी अच्छी लगेंगी, और सॉफ्ट सा लाइनर। अच्छा, कुछ लोगों को तो बिल्कुल तसल्ली नहीं होती है, मैं खुद बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि जितना आप कम मेकअप करते हैं आप उतना खूबसूरत नज़र आते हैं। अब कम मेकअप को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कॉन्फिडेंस आपका अपना होता है, वो आपकी ज़ात का आपके अंदर जब होता है तो कोई वो नहीं, मसला नहीं होता। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आप कर सकते हैं, जितना आप ट्रेंड्स को भी फॉलो कर रहे हैं तो आप हर जगह खोल के देखें, को बहुत ज़्यादा गॉडी मेकअप कहीं भी नहीं होगा, सॉफ्ट नेचुरल लुक्स ही होंगी। बाकी जहाँ तक होता है इट्स योर कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक विद ट्रेंड्स
यू हैव दैट, वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। जो लोग शुरू में देखते हैं कि बहुत मेकअप करके भी जा रहे होते हैं, जब देखते हैं कि आगे पीछे लोगों ने नहीं किया हुआ, तो वो भी फिर अगली दफ़ा देर लाइक नहीं, लेट्स कीप इट अ लिटिल नेचुरल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो लगती है वो आपकी बहुत अच्छी बेस का बना होना है जी, उसके बाद आप मेकअप क्या अप्लाई कर रहे हैं ये तो बात की चीज़ है। तो मुझे कुछ बेस के हवाले से टिप्स अगर आप शेयर करना चाहें अपनी कलर टोन को देखते हुए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि सम टाइम हम गोरा दिखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्पेशली डे में तो पता लग जाता है। बिल्कुल, डे टाइम में सनलाइट आपके जब ऊपर आती है तो आपका टोन डिफरेंस बहुत वाज़े नज़र आ जाता है। बट अच्छी फाउंडेशन के लिए आपकी स्किन को प्रेपिंग जो होती है ना, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अच्छा प्राइमर यूज़ करें, आप मॉइस्चराइज करें, आप सनब्लॉक लगाएं। ये चीज़ें आप जब फॉलो अप करते हैं तो उसके बाद आपकी बेस में क्रैक्स का ज़्यादा मसला होता है या ऑक्सीडाइजेशन का होता है कि डल हो जाती है या उड़ जाती है या फिर बैठती ही नहीं है। तो उसके लिए आपका प्राइमर और आपकी फाउंडेशन टाइप बहुत मैटर करती है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल कंट्रोल वाली फाउंडेशन यूज़ करें, और अगर ड्राई स्किन है तो उसके लिए आप मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन जिसमें ग्लो ज़्यादा होती है वो यूज़ करें ताकि क्रीजिंग ना हो फाउंडेशन की। सही, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। मेकअप करना है आपने तो सबसे पहले आपकी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए। तो मज़ीद भी हम महानूर से बात करेंगे और कुछ स्टाइलिंग पे मुझे बात करनी है, लेकिन इससे पहले हम कुछ ड्रेसेस अपने कंप्लीट कर लें। मुझे ये शरीना बताइएगा, आप सभी कुछ जैसा कि मैंने कहा ट्रेंड में चल रहा है। अब आपने अगर किसी शादी के इवेंट में जाना है, मैंने उसमें भी शादी के इवेंट्स में भी लोगों को बहुत ज़्यादा नॉर्मल ड्रेसिंग की तरफ आते हुए देखा है। वो बहुत हैवी ड्रेसेस अब लड़कियाँ नहीं पहन रही हैं, जस्ट सिंपल फ्रॉक, फ्लोई फ्रॉक्स चल रहे हैं और एक्चुअली कलर्स के ऊपर बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। ब्राइट कलर्स हो, प्लेन वन कलर एंड उसके साथ आप अच्छा दुपट्टा ले लें। कोई वो पुराने स्टाइल का अगर आपको याद हो, वही गोटे का काम और वही हमारी अम्मियाँ दादियाँ जो पहनती थी, वो दैट हैज़ कम बैक। एवरीथिंग विच हम लोग जहाँ से शुरू हुए हैं वहाँ से ही हम वापस आना शुरू हो गए आई थिंक। एंड नियॉन कलर्स काफ़ी अब इस दफ़ा रहे हैं विंटर्स के अंदर, येलोज एंड पिंक्स एंड मेजेंटाज। सो आई थिंक वो ज़्यादातर वो चीज़ें, और फ्रॉक्स और फ्लोई बड़े बड़े वो जो होते थे कैन वाले, वो वापस आ गए। बिल्कुल जो वही बात मैं आपको कहूँगी कि 90s का जो होता था, अगर आपको याद हो, पफी स्लीव्स, बलून स्लीव्स, वही चीज़ें वापस आनी शुरू। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शरीना, मुझे बताइए, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ कॉन्शियस रहती हैं कि हम जो भी ड्रेस पहने हम स्लिम दिखें। अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, हर किसी का ख्वाब होता है, इवन स्लिम लड़कियां भी। मैं सम टाइम कॉन्शियस हो जाती हूँ, अगर मैंने कुछ पहना है, मैं इस ड्रेस में मोटी दिख रही हूँ, मैंने ये दोबारा नहीं पहनना। तो कुछ आप टिप्स बताएं कि कौन कौन से कलर्स ऐसे हैं जो आपको स्लिम दिखा सकते हैं, कौन सा स्टफ ऐसा है जो आपको स्लिम। अभी हम स्लीव्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे मुझे तो लगेगा मैं बहुत ज़्यादा मोटी आ रही हूँ। नहीं, मेरा इससे थोड़े से आपसे मुख्तलिफ थोड़ी सी राय होगी कि दुनिया में ग्लोबल फिनोमेना आ गया, बॉडी शेमिंग नहीं करनी, ठीक है, रंग के ऊपर नहीं बोलें, ये चीज़ें हमारे कल्चर से जानी चाहिए। मेरा ये पर्सनल ख्याल है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए मोटा पतला, और ये वाली चीज़ें हमारे में से ख़त्म होनी चाहिए। कोई मोटा नहीं है, कोई पतला नहीं है, बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू वेयर एंड इन योर ओन स्किन। सो आई वुड नॉट कॉल एनीबडी फैट, और आई वुड नॉट कॉल एनीबडी स्लिम। जैसे लोग हैं ना जिन्होंने ये कहना है कि मैं जो भी कपड़े पहनूं मैं बस स्लिम नजर आनी चाहिए। वंडरफुल द वे यू आर ड्रेस्ड अप राइट नाउ, बट आई पर्सनली वुड फील यस, हाँ, अगर आप प्रेफरेंस देते हैं तो थोड़ा सा आप स्लीव्स में चेंज कर सकते हो, या थोड़ा कलरिंग, यू कैन गो इन डार्कर शेड्स। सही, डार्कर शेड्स, नॉट लाइटर शेड्स। सही, बट दैट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, कट आप ऐसा दे देते हो कि किसी को आप वो जो अनकंफर्टेबल अगर लड़की फील करिए। बट यूजुअली आई टेल माय कस्टमर्स बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट शी वाज आल्सो सेइंग, कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग। सही। अच्छा, कुछ मुझे स्टफ पे भी बात करनी है। ऑर्गेन्जा आपको मार्केट में मिल रहा है, आपको वेलवेट मिल रही है। अब ये वो स्टफ है जिसको आप अगर खरीद रहे हैं तो आपको कलर और खुद को देखना है कि आपको ये सूट भी करेगा नहीं। इस पर हम नाज़रीन बात करते हैं, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, और एक जो है वो खूबसूरत कपड़े बनाती हैं, दूसरा लोगों को खूबसूरत बनाती हैं, उनको बताती हैं कि आप खूबसूरत किस तरह से दिख सकते हैं। तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शरीना, मैंने कहा वेलवेट अगर आप खरीदने जा रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको वेलवेट का स्टफ पहन रहा है, अगेन अगर आपको लगे कि आप पे सूट नहीं कर रहा, या फिर अगर आप ऑर्गेन्जा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजाइन आपको ऑर्गेन्जा में भी मिल जाते हैं, तो क्या देखना है? विंटर्स में तो ज़्यादा वेलवेट ही चाहिए। वेलवेट में भी फैब्रिक में किस्में हैं, सो सम फैब्रिक्स आर लिटिल थिकर देन द अदर्स। सो उसके अंदर किस्म है कि अगर वेलवेट में पतला फैब्रिक भी मिलता है
तो वो फैब्रिक जब पतला होगा वो उस तरह फील होता है कि आपके साथ बिल्कुल ढल गया है जिस्म के साथ। सो वो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप मोटी ही वेलवेट लें और फिर वो बंदा ज़्यादा फूला हुआ लगे। आप अच्छा फैब्रिक लें, अच्छे फैब्रिक में वेलवेट्स बनवाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और मेरी अभी लास्ट कलेक्शन विंटर की रही ही वेलवेट्स में है। सही। एंड बिलीव यू मी, वो इतने सिंपल वो मैंने बनाए, कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा, और इतने वो ऑर्डर्स आए उनके, एंड लड़कियां और आंटीज और सब ने बहुत पसंद किया क्योंकि शलवार थी शायद इसलिए, तो सब ने कहा शलवार बनाई है तो ये हमें बिल्कुल। और सबकी हमेशा मोस्ट फेवरेट शलवार कमीज रहती है। आप जितना मर्जी ट्रेंड फॉलो करते रहें, लेकिन इसमें हमेशा आप कंफर्टेबल भी रहते हैं और जब भी आप पहने बहुत खूबसूरत भी दिखते हैं। ड्रेस ही ऐसा है। मानूर, मुझे ये बताइएगा, बहुत ज़्यादा एक टाइम था कि आंखों में काजल लग रहा है, ब्लैक आइज चल रही हैं, अब ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी भी आपको ऐसे नजर आते हैं। आई मेकअप खास तौर पे आपका कैसा होना चाहिए? अच्छा, तो को वाकई तसल्ली नहीं होती है जब तक प्रॉपर उनकी आईज ना बनी हो। या मतलब वो सब कुछ बिल्कुल काजल as well, yeah, because I cannot work without yeah, so it's like that, they cannot work without it. ना आपको जब तक आप वो कंप्लीट ना कर लें, आपको ऐसा लगता है कि मुझे लगता है इनकम्प्लीट है, कुछ मिसिंग है। तो मुझे बताएं, अच्छा साइज मेकअप क्या होगा? It depends on your eyes actually. अगर आपकी eyes like her eyes, I just got a model right next to me. So yeah, like they're a little bulgy and they're big, so she can carry it. Me on the other hand, अगर मैं काजल लगा के बैठ जाऊंगी ना तो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगी, थोड़ी छोटी हो जाएंगी। So बड़ी आईज पे ज़्यादातर अच्छा लगता है कैरी करना, like उनके लिए easy होता है। स्मॉल आइज पे समटाइम्स इट्स नॉट, मतलब समटाइम्स अगर वो कहें कि नहीं हमें बहुत पसंद है आप लगा दें तो ठीक है, लेकिन मोस्टली जिनकी आइज छोटी होती है वो नहीं लगाते। अच्छा, आई कलर्स आप डे टाइम में कैसे अपनी आंखों पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इट्स जस्ट आई वुडंट प्रेफर ग्लिटर्स बिकॉज ग्लिटर्स आर टू मच फॉर डे टाइम। शिमर्स बिल्कुल सॉफ्ट से, लाइट से, या मैट शेड्स विद लाइनर एंड मस्कारा। अगेन मैं लाइनर भी डिस्कस करना चाहूंगी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है लंबा सा लाइनर लगाने का। मुझे ये बताएं किस तरह का लाइनर जो है वो सबको ही सूट कर सकता है? स्मॉल विंग जिसकी बिल्कुल लाइट सी विंग निकली हो, आई थिंक वो सब आइज पे चला जाता है, लेकिन जिसको बोल्ड आई कैट आई लाइनर कहते हैं, वो अगेन द बिगर आइज फॉर देम टू कैरी इट। अदरवाइज वो फिर थोड़ा सा ना आपके फेस को अनइवन कर देता है, बैलेंस नहीं रखता ना, आइज बहुत बड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं उसकी वजह से। सो आई थिंक विंग लाइनर सभी लगाते हैं, बहुत कम मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल आई की एंड पे लाइनर अब छोड़ दें। अब सबका सॉफ्ट सा विंग निकला होता है, वो अच्छा लगता है। सही। तो फिर अगर आप इसको फॉलो भी करेंगे, अपनी आइज के मुताबिक मेकअप करेंगे तो आप खूबसूरत भी दिखेंगे। शरीना, मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों को? देखने वालों के लिए मैसेज ये है कि हर लड़की को, आई थिंक जिस तरह मैंने कपड़ों का काम किया, ये मेकअप कर रही हैं, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आई थिंक हमारी जो सोसाइटी में लड़कियां हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाए और उनको प्रोजेक्ट किया जाए। मैं आपसे जैसे अभी ब्रेक में भी बात कर रही थी कि यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड यू आर नॉट प्रोजेक्टेड द वे वी आर बीइंग प्रोजेक्टेड, एंड आई वुड लव टू सी यू बीइंग प्रोजेक्टेड द वे यू आर आस्किंग मी। वन डे आई वुड लाइक टू क्वेश्चन यू कि व्हाट यू डू ऑल डे लॉन्ग। सो दैट वुड बी माय मैसेज कि यस, women should be more independent in our society, do whatever, just be confident and just be out there for everybody. ऐसे ही है। That's how I feel. Thank you so much. Thank you मानूर, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई होप आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल चुकी होगी। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और बहुत खूबसूरत आवाज़ तो आपने सुन ही ली है। हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त आगे जाता जा रहा है, नए दौर में नए रुझानात और जदीद चीज़ें जो है हमारे सामने जैसे कि आ रही हैं, वैसे ही नए सिंगर भी जो सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद अंदाज के साथ आ रहे हैं और अपना लोहा भी मनवा रहे हैं। ऐसे ही मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी आवाज़ तो आप सुन ही चुके हैं, अब आपकी मुलाकात भी करा देते हैं। हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं हसन शेख और उनके साथ गिटारिस्ट मौजूद हैं रोशन। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, मुझे ये बताइएगा सिंगिंग कैसे प्लान की, एकदम से कि बचपन से शौक था? नहीं, शौक तो था शुरू से, लेकिन यूनिवर्सिटी में मेरी इनसे मुलाकात हुई और वहाँ पे हम हमारा प्लान बना के एक म्यूज़िक एल्बम साथ रिलीज़ करते हैं। अच्छा। ये इसमें इनमें और मेरे में 3 साल का फ़र्क था। मैं जब ग्रेजुएट कर रहा था
तो ये अपने सेकंड ईयर में थे, तो वहाँ से हमने अपने एल्बम पे काम करना शुरू किया। और अभी एल्बम हमने रिलीज़ नहीं कर सके क्योंकि कोविड की वजह से हम अपना कोई बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअल लॉन्च नहीं रख सके। लेकिन लॉन्च तो हमने कर लिया है, लेकिन अभी लाइक एक कॉन्सर्ट के साथ जो नहीं एक पूरा जो उसका वो होता है वो भी नहीं कर सके, इंशाल्लाह कोविड के बाद करेंगे। सही। अच्छा हसन, कुछ डिफरेंट अंदाज मैंने आपका देखा है। अब हर किसी का ऑब्वियसली अपना अपना एक अंदाज होता है, तो जब आप सीख रहे थे तो इंस्पिरेशन तो कोई होगी कि इसकी लेवल पे मैंने पहुंचना है, ये बहुत पसंद है। कौन सा सिंगर आपको बहुत पसंद है? अच्छा, एज फार एज इंस्पिरेशन इज कंसर्न ना, तो कोई सिंगर नहीं इंस्पायर करता इन जनरल। मतलब पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री इटसेल्फ एज अ होल इंस्पिरेशन थी। फिर उसके बाद कुछ ईस्टर्न सिंगर्स रह चुके हैं, फॉर एग्जांपल नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान, तो ये एक हैं मतलब जिनको देख के बंदा ये सोच सकता है कि हाँ इस लेवल तक पहुँचना सिंगिंग। बिलाश भाई, ये तो एक बहुत बहुत बड़े नाम है। रोशन, आप मुझे बताएं कब से गिटार बजाना शुरू किया? जब हसन से मुलाकात हुई उससे पहले से ही आप? मेरा असल में गिटार प्राइमरी नहीं है, मैं प्रोडक्शन करता रहा हूँ, तो म्यूज़िक के साथ मेरा काफ़ी देर से रहा है एक्सपीरियंस। तो मैं आई थिंक 10 साल का था जब तब से सीखना शुरू कर दिया। अच्छा। पियानो पकड़ लिया, गिटार पकड़ लिया, बाद में प्रोडक्शन पकड़ ली। अच्छा, घर वाले तो इस एज में कहते हैं कि नहीं भी पहले पढ़ लो फिर इस तरफ जाना। घर वालों ने ही लगाया था। अच्छा, यानी पेरेंट्स का शौक था ये। असल में कीबोर्ड घर में बस पड़ा हुआ था, तो बस फारिग ही पड़ा हुआ था, तो अब्बू ने कहा कि अब ज़ाया हो रहा है तो क्यों ना सिखाई दे। तो टीचरों ने लगाया, थोड़ा सा मैंने बेसिक सीखे, उसके बाद फिर मैंने वहाँ से बिल्डअप किया खुद ही। और करते कितना करते टाइम लगा? मतलब 10 साल का था तब से कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें सीखी हैं, क्या कहते हैं, लर्निंग तो कभी रुकती नहीं है, सीखते रहते हो। लेकिन ये बहुत कमाल महारत का काम है, जिस तरह से गिटार बजाते हुए उंगलियों का ये फन, मतलब मुझे नहीं लगता कि हर कोई कर सकता है। आसान है, सीखने से आप कर सकते हैं चाहे आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता। देखें, मुश्किल तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखें बोलना भी बहुत मुश्किल है, आपको इतने लफ्ज़ याद रखने पड़ते हैं। उर्दू बोलना, इंग्लिश बोलना, इतनी ज़ुबानें लोग बोलते हैं, लेकिन हो जाता है। हाँ। एक दफ़ा आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ऐसे लगता है कि जैसे कोई मुश्किल है ही नहीं। ये बात है, ये भी एक ज़ुबान की तरह है। सही। अच्छा, दोनों आप मिलके काम कर रहे हैं, लगता है कि आप उनसे कुछ सीख रहे हैं या आप उनसे कुछ सीख रहे हैं? हाँ, मैं ज़रूर जब भी किसी भी और म्यूजिशियन के साथ काम करता हूँ, मुझे हर बंदे से बहुत सीखने को मिलता है, मैंने इनसे भी बहुत सीखा है। तो लेकिन ये है कि जो हमने एक 18 ट्रैक एल्बम बनाई है अपनी, उस एल्बम का नाम है 4 दिनों का ख्वाब। अब उस 18 ट्रैक एल्बम के सारे ऑडियोज हमने किए हैं रिलीज़, उसको हमें 2 साल लगे रिकॉर्ड करने में। तो उन 2 सालों में जो रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन का फेज़ था, उसमें बहुत सीखने को मिला। इवन जो हमने जो गाने शुरू में बनाने शुरू किए थे और 2 साल के एंड के अंदर जो हम कर रहे थे, उसके अंदर भी ग्रोथ फील हो रही थी कि पहले जो किए थे वो उसके अंदर क्या कहते हैं फ़र्क था जो एंड में हम बना रहे थे। पहला और आखिरी गाना था, पहला उनमें भी हमें काफ़ी विजिबल डिफरेंस फील हुआ। सही। अच्छा रोशन, म्यूज़िक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने आप को मनवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आजकल हमारे जितनी यंग जनरेशन है ना, वो कुछ बहुत नया और डिफरेंट मांगती है। आपको लगता है इस पे काम हो रहा है, आप कर रहे हैं और वो लोगों को पसंद भी आएगा? मुझे तो लगता है हाँ, हमारी तो शुरू दिन से यही कोशिश थी कि कुछ ऐसा नहीं करना जो कि ऑलरेडी होता रहे। हो रहा है, बिल्कुल। तो क्योंकि हमारा भी लाइक जो रुझान था वो सारा इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की तरफ था ज़्यादा और प्रोडक्शन की तरफ था ज़्यादा। तो एक तो ये था कि हमें भी था कि कुछ नया करें, और दूसरा ये कि जैसे आपने मेंशन किया कि पाकिस्तान के अंदर म्यूज़िक थोड़ा सा मुश्किल है। हमें ये भी लगता है कि हसन और मुझे, हम दोनों ने फील किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो म्यूज़िक का पहले सीन था, अब वो उतना नहीं है। अब जहाँ पे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कम भी हो जाए ना, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ भी जाती है। जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो कोई नया बंदा आके उसको फिर आपने अवेल किस तरह से करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। हसन, कुछ सुनाइएगा हमारे नाज़रीन। जी, हम तूफान सुनाते हैं। जरूर जरूर। अच्छा, ये जो हमारा ट्रैक था ये PSL में भी हमने इस्तेमाल हुआ था, और ये हमारी एल्बम का भी एक गाना। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। अच्छा, मैं बस मेंशन करना चाहूँगा, मेरा एक दोस्त है दानियार, तो उसको ये गाना बड़ा पसंद है, तो मैं उसको अभी डेडिकेट करना दोस्त को भी गाना डेडिकेट हो रहा है जी। ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और जैसा कि आपने बताया कि PSL के लिए भी आपका ये सॉन्ग था। अच्छा, ब्लैक स्टाइल अवार्ड में भी आपकी नॉमिनेशन थी। हाँ जी, कैसा लगता है?
अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमें जब पता लगा कि हमारी लाइफस्टाइल में नॉमिनेशन हुई है तो वो अखबार में ही एक नाम देखा और मुझे किसी और ने बताया कि यू हैव बीन नॉमिनेटेड इन द लाइफस्टाइल अवार्ड्स, तो मुझे नहीं पता था, द टीम डिडंट कांटेक्ट अस, तो बस अखबार में अपना ही नाम नॉमिनेशन देख के चलिए जी, विश यू गुड लक एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप ज़बरदस्त गाते रहें, कामयाबी अपने नाम करते रहें और बहुत सारी कामयाबी आप लोगों को मिले। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।